बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और आज तो वैसे भी वीकेंड है, खूब इंजॉय कीजिएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। मौसम की सूरत हाल आपको बता देते हैं। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 28, 12 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 3 बजे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 38 और 9 बजे 34 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, और इसी के साथ यहाँ पर हम आपको टॉप स्टोरीज बताएंगे। आज की हमारी डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी है जी, सरकारी अस्पतालों को सुई गैस से बिजली बनाने की इजाजत, जनरेटर्स को मतलूबा प्रेशर मिलेगा। पुलिस अस्पताल के लिए 106 नई पोस्टों पर भर्ती की इजाजत। तीसरी टॉप स्टोरी, शजरकारी के लिए दरख्तों का इंतखाब बोर्ड की मंजूरी से मशरूत। और चौथी टॉप स्टोरी, लेस्को के पास 3 फेज मीटर्स की किल्लत, औसत बिल आने लगे। जी, ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स कैसर खोखर और अकमल सोमरू। अस्सलाम वालेकुम कैसर खोखर साहब, अस्सलाम वालेकुम अकमल, क्या हाल चाल है आपके? गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू करेंगे और टॉप स्टोरी को डिस्कस करेंगे। सरकारी अस्पतालों को सुई गैस से बिजली बनाने की इजाजत दे दी गई है। खोखर साहब क्या कहेंगे, जनरेटर्स को मतलूबा प्रेशर भी मिलेगा? जी बिल्कुल, ये एक अच्छा कदम है, लेकिन इससे वो ये होता है कि उनका अपना एक पावर प्लांट होना चाहिए। वो सुई गैस से बिजली बनाने के लिए उनको अपना एक पावर प्लांट लगाना पड़ेगा और उस पर बड़ी हैवी कॉस्ट आती है, क्योंकि इस वक्त कोटरदू पावर प्लांट जो है वो सीएनजी यानी कि गैस से बिजली पैदा करता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर पावर प्लांट अलग लगाना पड़ेगा तो इससे पहले फुजला जो अस्पतालों का होता है उसको डिस्पोज करने के लिए प्लांट लगेंगे। जी अकमल सोमरू, आप क्या कहोगे इस पर? खोखर साहब ने तो कहा कि सरकारी अस्पतालों का ये काम नहीं है और सिर्फ पेशेंट केयर जो है वो उनका काम। देखें, ऐसी बात नहीं है। ये अभी इजाज़त दी है सुई नॉर्दर्न गैस ने कि अस्पतालों में आप गैस के ज़रिए से बिजली पैदा कर सकते हैं। अब खोकर साहब जो बात कर रहे हैं कि अस्पतालों का काम सिर्फ पेशेंट केयर है, तो ऑब्वियसली जब आप बिजली का बंदोबस्त करेंगे, अल्टरनेट एनर्जी के रिसोर्सेज वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो उससे अल्टीमेटली जो बेनिफिट होगा, जो फ़ायदा होगा, वो वहाँ पर मौजूद पेशेंट को होगा जो वहाँ पर मरीज़ दाखिल है। क्योंकि अगर अस्पताल के अंदर बिजली मौजूद नहीं है, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर बिजली मौजूद नहीं है, या उसके इमरजेंसी में बिजली मौजूद नहीं है, या आउटडोर के अंदर बिजली मौजूद नहीं है, तो यकीनन मरीजों को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये पावर प्लांट्स कैसे लगेंगे, गैस वाले जनरेटर कैसे लगाए जाएंगे, उसकी कितनी कैपेसिटी होगी, इस पर महकमा सेहत ही काम करेगा और उसको ही करना चाहिए। ये अस्पतालों पर मत थोपना चाहिए कि वो ये सारा लें, और ना ही अस्पताल इस हद तक बाख्तियार होते हैं कि वो इस लेवल के फैसले करें। अस्पताल भी तो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ही आते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो लोग काम करेंगे। अभी तो ये सुई नॉर्दर्न गैस ने ये इजाजत दी है उन अस्पतालों को, खासतौर पर जो कसीरुल मंजिला अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, लेकिन वहां पर 3 साल से गैस के कनेक्शन पर पाबंदी आयद कर रखी थी। एक तो वो पाबंदी हटा दी है, उसे यकीनन उनको गैस के कनेक्शन ये फराहम करेंगे। दूसरा, ये पाबंदी भी हटा दी है कि आप अस्पताल, सिर्फ सरकारी अस्पताल, ये फैसला निजी हॉस्पिटल्स पर अप्लाई, और आम सार्फिन के लिए भी नहीं है कि वो गैस के जरिए से बिजली पैदा करें। तो ये सरकारी अस्पतालों पर जो 3 साल से गैस के कनेक्शन पर भी पाबंदी थी, उसको हटाने से मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने कहा कि आम सार्फिन पर ये इतलाक नहीं होता इस फैसले का। तो आम सार्फिन तो पहले गैस से बिजली पैदा कर रहे हैं, घरों में जनरेटर क्या काम कर रहे हैं, वही है, जनरेटर गैस से बिजली पैदा कन्वर्ट कर रहे हैं, वो तो पहले काम कर रहे हैं। किस घर में जनरेटर नहीं है, किस घर में गैस से बिजली कन्वर्टर जो जनरेटर वाला नहीं काम नहीं कर रहा। लेकिन ये भी तो कहा ना कि अस्पतालों का काम, और कौन से प्राइवेट अस्पताल है, कौन से प्राइवेट अस्पताल है जहाँ गैस के कन्वर्टर के बड़े बड़े जनरेटर जो है ना वो 10-10 लाख 20 लाख। इस पे बात करते हैं, सिस्टम की करप्शन है ना। ठीक है, सिस्टम की करप्शन अकमल, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। खोखर साहब, आप बात कर रहे थे करप्शन की, और अकमल आपने कहा कि ये तो सिस्टम की करप्शन है, लेकिन मैं दोबारा वापस अपनी टॉप स्टोरी की तरफ आऊंगी कि अब सरकारी अस्पताल जो है वो बिजली बनाएंगे
सुई गैस से और उनको इजाजत भी दे दी गई है। खोकर साहब, अकमल सोमनू ने कहा कि ये होना चाहिए क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी भी है और महकमा हेल्थ को इसको टेकअप करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, इस वाले से ये एक बड़ा प्लांट लगाने की जरूरत होती है जहां बड़ी एक मैन पावर और टेक्निकल जो एक्सपर्ट है उसकी जरूरत होती है। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि अस्पतालों का काम सिर्फ पेशेंट केयर, तो मैं बताता हूँ ना, तो इसके लिए अस्पतालों को जो तवज्जो है वो MS है अस्पताल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी सारी तवज्जो जो है ना इधर सॉलिड वेस्ट के प्लांट लगाने में, ये बिजली के प्लांट लगाने पर सिर्फ हो जानी चाहिए, हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि उसकी जो तवज्जो है फौरी तौर पर सिर्फ और सिर्फ जो है ना फिल फॉर जो है ना वो पेशेंट केयर पर होनी चाहिए और पेशेंट केयर ही असल है। पहले नंबर पर पेशेंट, और जो चीज भी घूमे उसके इर्द गिर्द घूमे। नहीं, अगर बिजली वहां पर होगी तो फिर पेशेंट की केयर नहीं होगी। तो इस हवाले से जो बिजली का काम है, ये बिजली के महकमे को काम करना चाहिए, वो बिजली प्रोवाइड करे। वो फिर महकमा किस लिए है? फिर उसको बंद कर दे, हर घर में बिजली खुद पैदा कर दे, हर अस्पताल अदारा खुद, हर दफ्तर खुद बिजली पैदा करे, तो फिर बिजली का महकमा फिर बंद कर दे। फिर बिजली का महकमा किस लिए आगे डिलीवर नहीं कर पाता, तो वो फिर इतना बड़ा महकमा क्यों रखा हुआ है? उसको बंद कर दे फिर। देखें खोकर साहब, बात यह है कि बिजली के तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी तो बिजली आपके पास ट्रांसमिशन में है ही नहीं, ग्रिड स्टेशन पर उतनी बिजली है ही नहीं। उसके नतीजे में अक्रॉस द बोर्ड पूरे शहर के अंदर लोड शेडिंग होती है। तो लोड शेडिंग बुनियादी तौर पर ये जो फैसला किया गया है, अब गर्मियां शुरू हुई है ना, अब गर्मियां शुरू होने के बाद लोड शेडिंग में इजाफा होगा, लोड शेडिंग में इजाफा होगा, डेफिनेटली उससे जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी उससे मुतासिर होंगे। तो ये उस चीज से बचने के लिए हो सकता है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में 2-3 महीने लग जाएं। अब ये तो हुकूमत की एफिशिएंसी है कि वो कितना मुतहरिक होकर इस प्रोजेक्ट को शुरू करती है। देखिए अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है कि वो 2-3 साल का प्रोजेक्ट है। अस्पतालों को पहले प्रोजेक्ट जो है ना वो डिले हो रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल में देखें कि जो वो नए ब्लॉक बनने थे, वो एडमिन ब्लॉक बनने थे, दूसरे जो न्यूरो सर्जरी ब्लॉक बनने थे अस्पतालों में, इसके बाद जो दूसरे सर्जिकल टावर है वो नहीं बन रहे। तो आपको अरबों रुपए के पावर प्लांट कहां से लगेंगे? अकमल सोमरू साहब को ख्याल करें आप, अस्पतालों को सिर्फ पेशेंट केयर तक रहने दें। अब उससे गैस भी पैदा होगी, उससे बिजली भी पैदा होगी, फिर उससे सॉलिड वेस्ट भी पैदा होगा। ये काम जो है ना उन एजेंसियों का है। फिर कल को कहेंगे सफाई करने के लिए भी जो वो भी एक अलहदा उनका अपना एक डंप करने के लिए भी प्लांट होना चाहिए अस्पतालों का। फिर तो अस्पताल ना हो गया, एक मुल्क हो गया अलहदा। आप अस्पताल को अस्पताल रहने दे, अस्पताल अपना काम करे। देखिए ये बात अपनी जगह हकीकत है, उसको साझे। फिर कहेंगे जो अमन अमान की सूरत है वो भी अस्पताल अपनी पुलिस नहीं पैदा कर ले, तो पुलिस डिपार्टमेंट की चौकी वहां किस लिए बनेगी? ऐसे बयान देखें, ऐसा नहीं, मेरी बात बयान होते हैं जिसमें मैं आपको देखें पॉइंट स्कोर ये यकीनन देखें हुकूमत की गफलत है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो प्रोजेक्ट्स टॉप प्रायोरिटीज पर होने चाहिए थे वो नहीं हुए। हमने हमेशा इस बात को पॉइंट आउट किया है कि एजुकेशन और सेहत जो है वो किसी भी हुकूमत के लिए पहली तरजीह होती है और बुनियादी तरजीह होती है। अब किसी हॉस्पिटल्स के अंदर प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं और प्रोजेक्ट्स डिले होने के साथ साथ उन हॉस्पिटल्स के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात मौजूद नहीं है जिससे पेशेंट को फायदा हो, तो ये हुकूमत की गफलत है। हमें हुकूमत को क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गैस कि कनेक्शन की इजाजत मिल गई है तो वो बिजली पैदा करके बिजली को बेचेंगे, बिजली को फरोख्त करेंगे। वो तो अपने हॉस्पिटल्स के लिए है। पावर जनरेशन कितनी रिक्वायरमेंट है वहां पर, उसके मुताबिक उसकी पावर जनरेशन करना है। हाँ, इस प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसके ऊपर क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये मुतलका इंतजामी इदारों का काम है, मुतलका इंतजामी महकमों का काम। को भी ये छूट नहीं दी जाएगी, गैस कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे और उनको ये एक तरह की पावर नहीं दी जाएगी कि वो अपने लिए खुद बिजली जनरेट कर सकें, तो फिर तो हुकूमत और सोर्सेज प्रोवाइड करने में बुरी तरह नाकाम हो ही चुकी है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका, अगर इस तरह अस्पतालों को भी इंडिपेंडेंट ना किया गया कि वो अपनी बिजली खुद और जनरेटर से, मतलब इसमें कोई ऐसा प्लान उस तरह से नहीं लगेंगे कि आपको बहुत काम करना पड़ेगा। अस्पतालों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन अस्पतालों को इंडिपेंडेंट पेशेंट केयर के हवाले से होना चाहिए, उनको सर्जिकल आलात के हवाले से होना चाहिए, उनको ऑपरेशन के हवाले से होना चाहिए, उनको मरीजों को मेडिसिन के हवाले होना चाहिए। कल को आप ये कहेंगे कि अस्पताल अपनी मेडिसिन कंपनियां भी खुद बनाए, अपनी फैक्ट्रियां खुद बनाए और दवाइयां भी खुद पैदा करें, खुद बनाए दवाइयां और खुद ही वहां पर मरीजों को दे। इस तरह तो नहीं ना होता। ये हर काम जो होता है, हर किसी का काम जो होता है हर कोई करता है। अब आपका काम मैं नहीं कर सकता, मेरा काम आप नहीं कर सकते, हर जिसका काम उसी को साझे। ये एक मुहावरा है, वो किस लिए बना हुआ मुहावरा? इसलिए बना हुआ है कल को फिर मेडिसिन कंपनियां जो है वो भी खत्म कर देंगे ये, और सर्जिकल हाथ भी कहेंगे कि जो सर्जिकल हाथ है ये खुद ही अपने मशीनों से तैयार करें, खुद ही वहां ऑपरेशन थिएटर और जो करते हैं वो मरीजों को करें। खोकर साहब ना थोड़ा जज्बाती हो गए। खोकर साहब के जितने भी तनकीद के नुक्ते हैं मैं उससे एग्री करता हूं, लेकिन जो वो जाविया पेश कर रहे हैं ना, मैं उससे एग्री नहीं करता। मामला ये है कि अभी सिर्फ ये फैसला हुआ है कि हमने गैस कनेक्शन फराहम करने हैं उन सरकारी अस्पतालों को जहां पर गैस कनेक्शन नहीं है,
और इन गैस कनेक्शन का बुनियादी मकसद ये है कि वहां पर जनरेटर को बिजली फराहम की जाएगी। गैस के जो जनरेटर्स हैं, गैस के जनरेटर्स हैं, गैस के जनरेटर्स के जरिए से बिजली पैदा होगी और प्लांट और ऐसा कोई इतना बड़ा तो अब वो जनरेटर 5 भी लग सकते हैं, वो 2 भी लग सकते हैं, वो 4 भी लग सकते हैं। जनरेटर तो पहले काम कर रहे हैं इस तरह के, हर अस्पताल में पहले काम कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटरों में काम कर रहे हैं, लेकिन वो गैस की मदद से जो है वो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। देखिए जब हम डीजल की मदद से बिजली जनरेटर चाह रहे हैं, वो गैस की मदद से कॉस्टली हो जाता है ना। देखिए जब आप डीजल से या आप पेट्रोल से बिजली पैदा करते हैं, जनरेटर खोखर साहब मान गए, आपका पॉइंट जो है वो खोखर साहब मान गए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। लेस्को के पास 3 फेज मीटर्स की किल्लत है और अब सारिफीन को औसत बिल आने लगा है। अकमल सोमरू, आप इस पे क्या कहोगे? डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद मीटर जो है वो नहीं लगाए जा रहे। अब हम लेस्को की बात कर लें, हम सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की बात कर लें, सारिफीन को हर जगह जो है मुश्किलात का सामना है। शाहिद सिप्रा जो है ना हमारे लेस्को के हवाले से इस तरह की बेशुमार खबरें देते रहे हैं जी, और ये भी आप समझें कि उन्हीं खबरों का एक हिस्सा है जिसमें अक्सर ये हम डिस्कस करते हैं और बहुत सारे मॉर्निंग शो में हमने कहा है कि मीटर्स की जो किल्लत है वो बड़ा सीरियस इशू बन गया है शहर के अंदर, और जो सार्फिन है अल्टीमेटली उससे इफेक्ट सार्फिन हो रहे हैं। लेस्को के पास मीटर्स है नहीं, मीटर की जो है वो ऑर्डर्स नहीं हो रहे, मीटर की खपत मौजूद नहीं है, आगे से डिमांड ज्यादा है, नए मीटर्स नहीं लग रहे, जो मीटर्स खराब हैं उनको रिप्लेस नहीं किया जा रहा। तो ये लेस्को की जिम्मेदारी है, कम से कम इतनी प्लानिंग कर लें कि कहां पर कैटेगरीज बना लें आप कि पहली कैटेगरीज में हमने अगर इस दर्जे के मीटर्स हैं उनको लाजमी तब्दील करना है, दूसरे दर्जे में नए कनेक्शन हमने देने हैं, कहां पर नहीं देने। तो लेस्को अगर इस पर नहीं सोचेगा तो फिर कौन सोचेगा? और भिजवाने में अगर कोई बचत कर रहा है बिजली के इस्तेमाल में खोखर साहब, तो फिर आपका तो कोई फायदा ना हुआ ना, आपको तो औसत बिल आ रहा है। हम टैक्स भी देते हैं, बिजली के बिल के ऊपर ये बात आपकी हर महीने टैक्स देते हैं। 3 फेस मीटर की कमी है, जो कि कमी पूरी होनी चाहिए। आपको ये बताऊं कि जो 3 फेस मीटर या सिंगल फेस मीटर है, इनकी जो कॉस्ट है लगाने के पैसे जो है वो भी सार्फ देता है। तो फिर ये फैक्ट्रियों से क्यों नहीं लेते? इतने फैक्ट्रियां बना रही है, मीटर बनाने वाली फैक्ट्रियां, सैयद भाई या दूसरी फैक्ट्रियां वो बना कर रख रही हैं, तो इन्होंने वहां से लेकर क्या ये इंतजामी खराबी है लेस्को में भी, सुई गैस में भी, कि आपके पास मीटर्स अवेलेबल ही नहीं है या आप जितनी डिमांड है आप उतनी सप्लाई कर ही नहीं पाते? हुकूमत में खराबी है बुनियादी तौर पर, वो क्योंकि हुकूमत जो है ना, देखें ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स हैं। हुकूमत जिन इदारों के स्क्रू टाइट करती है वो इदारे एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देते हैं। अब आप देखें शहर के अंदर आपको जगह जगह PHA के लोग काम करते हुए नजर आएंगे। क्यों? कि PHA वालों के स्क्रू टाइट किए हुए गवर्नमेंट ने, उनको टास्क दिए हुए, डेली बेसिस पे उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, वीकली बेस पे उनकी प्रोग्रेस जो है वो इवेल्युएट हो रही है। अब जिस इदारे पर आप तवज्जो नहीं देंगे, हुकूमती एहलकार उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, तो वो फिर उसका नुकसान जो है वो अवाम को होता है। आम अब जो बासर है वो मीटर भी लगवा लेगा, उसके लिए मीटर पैदा भी कर लेंगे। सोमरू साहब ये कहना चाहते हैं कि जो PHA ने डेली वेजेस पर बर्दे भर्ती किए वो बेहतर काम कर रहे हैं, जो रेगुलर भर्ती हुए हैं लेस्को में वो सही काम नहीं कर रहे। लेस्को में भी डेली वेजेस भर्ती किया जाए तो वो फिर एहतजाज करेंगे। हमारा चैनल पहले ये कंप्लेन कर रहा है, बल्कि एहतजाज कर रहा है कि जो PHA के जो डेली वेजेस मुलाजिम है इनको भी रेगुलर किया जाए। नहीं, हम इसके लिए बकायदा तौर पर आवाज उठाते हैं। मुलाजिम की बात ही नहीं हो रही, मुलाजिम की बात नहीं हो रही। देखिए मुलाजिम की बात नहीं हो रही, इसके पीछे पूरा एक माइंडसेट है। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो शहर लाहौर को पेरिस बनाना चाहते हैं, और जब वो पेरिस बनाना चाहते हैं तो अपेरेंटली कोई आउटलुक होनी चाहिए शहर की, उसके लिए उसकी तज़ीनो आराइश है, खूबसूरती है, मॉडल्स हैं, उसके लिए वो PHA को बार बार पूछेंगे, उनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट्स लेंगे क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट है। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिस इदारे में हुकूमत का इंटरेस्ट होता है उस इदारे की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब जब इदारे के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप उनसे पूछगछ नहीं कर रहे, तो वो इदारे के अफसरान जो हैं, क्योंकि आपने अपने घर में तो 3 फेज मीटर नहीं लगवाना ना, तो आपका क्या इंटरेस्ट होगा उसमें? मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू था। खोखर साहब आप क्या कहेंगे इस पे? पिस्ता तो बेचारा आम आदमी है जिसको मैं ये कहूंगा जिस तरह अस्पतालों का जो थीम होता है वो पेशेंट केयर से शुरू होता है और पेशेंट केयर पर खत्म होता है, इस तरह जो लेस्को है इसका भी थीम जो है या इसकी जो सर्विस डिलीवरी है वो सार्फ से शुरू होती है और सार्फ पर जाकर खत्म होती है। अगर इसमें सार्फ को फायदा है तो मैं समझता हूं कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा मनसूबा जारी रहना चाहिए। अगर सार्फ को नुकसान है तो फौरी तौर पर इसको बंद कर देना चाहिए। और ये मैं गवर्नमेंट ऐसा सोचती है? जी, गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है लेस्को की इस हवाले से कि लेस्को अपनी डिलीवरी नहीं कर रही, और इस हवाले
हवाले से जो औसत बिल भेज रही है, औसत बिल ये है कि फॉर एग्जांपल पिछले महीने आपने बहुत ज्यादा खर्चा किया, आपके घर मेहमान आ गए, बिजली ज्यादा खर्च हुई, इस महीने आपका बिल्कुल नहीं खर्च हुआ बिल, लेकिन इसके बावजूद औसत बिल आपको आ गया कि कोई अगर ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा है और कोई कम कर रहा है तो उसको उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको तो औसत बिल आ रहे हैं। उन्होंने हर महीने बिल भेजना है, अब वो बिल किस मैकेनिज्म के तहत भेजेंगे, किस सिस्टम के तहत भेजेंगे, ये लेस्को का मसला है। अब लेस्को इसमें जितनी गफलत करेगा, जितनी अपनी नाअहली का इजहार करेगा, वो भी है। लाइन लॉसेस पूरा करने के लिए आप ओवर बिलिंग कर देते जनाब, हैं, मीटर्स आपके पास नहीं, आप औसत बिल ऐसे घरों में 30-30 हजार रुपए बिल आ जाता है, जिनके घर में फ्रिज तक नहीं होती, जिनके घर में एयर कंडीशन दूर की बात है, फ्रिज तक नहीं होती। ठीक होना पड़ेगा, वरना आवाम जो है, मैं कह रहा हूँ ये सिस्टम की करप्शन है। जब सिस्टम की करप्शन होती है ना, तो उसके जरिए से अल्टीमेटली जो उसका इंपैक्ट होता है, नेगेटिव इंपैक्ट, वो आम आदमी पर होता है। तो हमें उस सिस्टम को एड्रेस करना चाहिए कि कहां पर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया कैसे खोखर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले सेल्स और प्रमोशंस की बात होगी बचत बाजार में। जी, बचत बाजार में सतरंगी है हमारे पास, और सतरंगी पर आपको 20% तक ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट है जी ताना बाना, और ताना बाना पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो मैगी नूडल्स है जी 65 ग्राम्स इंटू 6 स्मोक्ड बारबेक्यू, रिटेल प्राइस 210, प्रमोशनल प्राइस 185, आप 25 रुपीज बचा सकते हैं। नेशनल कस्टर्ड 300 ग्राम्स असॉर्टेड, रिटेल प्राइस 85, प्रमोशनल प्राइस 59, आप 16 रुपीज बचा सकते हैं। और अब शामिल करेंगे आज के भाव, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगे हसन अली, और उनसे हम जानेंगे सब्जियों और फलों की सूरत हाल और उनकी कीमतों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हसन का रुख करेंगे। हसन, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं और महंगाई का क्या ग्राफ देख रहे हैं आप सब्जी मंडी में? पूरे के इलाके में, और अगर सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत जो है वो कमी ज़रूर नज़र आती है, लेकिन अगर बात की जाए सरकारी निर्खनामे के हवाले से तो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक सब्जियां और फल जो है उनकी फ़रोख्त शहर के किसी भी इलाके में मुमकिन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि हुकूमत को ये चाहिए कि वैसे इकदाम करे कि जिससे शहर भर में सब्जियां और फल जो है वो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फ़रोख्त हो सके, क्योंकि जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई भी खातिर खा इकदाम जो है वो नहीं किए जाते। अगर कीमतों की बात की जाए तो आलू जो है वो 20 रुपये फी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, प्याज 35 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, टमाटर जो है वो 35 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लहसन 250 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 100 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, खीरा 30 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, लीमू जो है वो 140 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, मटर 100 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, टिंडियाँ 40 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं, घिया कद्दू 40 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, घिया तोरी 80 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, करेले 50 रुपये में फ़रोख्त होने, अरवी 120 रुपये, जबकि भिंडी जो है वो भी 120 रुपये फी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, कचनार 160 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, मूंगरे 80 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, फलियाँ 80 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, मेथी जो है वो 40 रुपये फी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, सब्ज़ मिर्च 80 रुपये, जबकि शिमला मिर्च जो है वो 60 रुपये फी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, बंद गोभी जो है वो 30 रुपये, जबकि फूल गोभी जो है वो 40 रुपये फी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, चुकंदर 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, शलजम की अगर बात की जाए शलजम जो है वो 30 से 40 रुपये फी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, मूली जो है वो 30 रुपये में फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, और गाजर जो है वो 40 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए फलों की कीमतों की तो उसकी भी यही सूरत हाल, और मुख्तलिफ किस्म का सेब जो है वो 100 रुपये से लेके और 200 रुपये फी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मुकामी केला जो है वो इस इलाके की अगर बात की जाए तो अच्छी क्वालिटी का जो मुकामी केला है वो 100 से 120 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि इंडिया और दीगर मालिक से आने वाला जो केला है 150 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। खरबूजा जो है वो 60 रुपये फी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, तरबूज 60 रुपये फी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, स्ट्रॉबेरी जो है वो 100 से 120 रुपये फी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, अमरूद जो है वो 80 रुपये फी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लोकाट 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए ब्रायलर की कीमत की तो ब्रायलर की कीमत में जो है वो कोई कमी जो है वो नहीं देखी जा रही है, और ज़िंदा ब्रायलर जो है वो आज भी 162 रुपये फी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो मुर्गी का गोश्त है तो 235 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, और जो फार्मी अंडे हैं वो 69 रुपये फी दर्जन के हिसाब से ही फ़रोख्त हो रहे हैं। जी
बहुत शुक्रिया। हसन अली हमारे साथ मौजूद थे। ज़ैनत शॉप पर नाज़रीन अगर आप जा रहे हैं तो वहां से आपको बीफ जो है वो मिलेगा 490 रुपए किलो में, मटन 840 में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में, मटन कीमा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 162 रुपए किलो और उसका बना हुआ गोश्त 235 रुपए में। परचून से अंडे जो हैं वो आपको मिलेंगे 69 रुपए दर्जन, थोक से 67 रुपए और गोरमे से 68 रुपए। मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन 9:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3, 5 बजे और 11 बजे सिनेस्टार में। मालिक लगी हुई है 9:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, 10 बजे सुपर सिनेमा 2 वोक टावर में। द जंगल बुक 3D 9:45 बजे, 4:45 बजे और 6:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, 12:30 और 8:45 बजे सुपर सिनेमा 2 वोक टावर में। फैन मूवी लगी हुई है जी 3:15 बजे और 1:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3, 12:15 बजे और 8:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। और इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन आज हम बात करेंगे योगा के हवाले से, और योगा हमारी डेली लाइफ में कौन कौन से पार्ट्स में हमें हेल्प आउट करता है, किस तरह से उस पे जो है वो हम योगा के ज़रिए अपनी टेंशन रिलीज़ कर सकते हैं, अपने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत स्पेसिफाई कर देते हैं हम लोग और हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है कि योगा जो है उसकी डोमेन कितनी बड़ी है। इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ योगा मास्टर मौजूद हैं सायरा मुनीर साहिबा। उनसे अस्सलाम वालेकुम सायरा साहिबा, क्या हाल चाल है आपके? योगा के हवाले से सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक जितनी इन्फॉर्मेशन बार बार फैलाई जाए उतना ही अच्छा होता है और मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं वो खुलकर सामने आते हैं। तो सबसे पहले योगा को जो लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि शायद ये सिर्फ एक एक्सरसाइज का नाम है या सिर्फ आपने पतला होने के लिए जो है वो योगा करना है, इसकी डोमेन में जानना चाह रही हूँ कि असल में योगा की रियल फील है क्या? असल में योगा सिर्फ एक्सरसाइज का नाम नहीं है, बल्कि आपका लाइफ स्टाइल, किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं अच्छे तरीके से जी। आपका माइंड, आपका जिस्म, आपकी रूह, ये तीनों चीज़ों को ये स्टेबल करते हुए और अच्छे तरीके से लेके योगा चलता है। असल में आजकल जितना स्ट्रेस और जितना टेंशन वाली हमारी ज़िंदगी है, उसके हवाले से अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारना चाहें तो हम योगा के साथ मुंसलिक होकर बड़ी अच्छी तरह हम ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। इसलिए कि जब योगा हम करना शुरू करते हैं तो पूरी ज़िंदगी हमारी स्ट्रेस से आज़ाद हो जाती है, डिप्रेशन से दूर हम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड इतना काम और रिलैक्स होता है कि हम अपने आदत को, हम अपने लाइफस्टाइल को इतना चेंज कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाती है कि कोई भी चीज़ हम पे हावी नहीं होती। अच्छा। बल्कि हम इजीली उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक ठीक, यानी कि ऑल द पॉजिटिव थिंग्स इन योर हेड और रिलैक्सेशन जो है वो उसकी मेन की है। ये किस तरह आती है? ये चूँकि आजकल के दौर में हर दूसरे शख्स को जो है वो टेंशन है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, तो किस तरह ये हेल्प आउट करता है? सारा जी, अभी हम बात कर रहे थे कि डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और इस तरह की एंजाइटी खास तौर पर, इसको कंट्रोल करता है योगा। सो ये किस तरह पॉसिबल होता है? जब आप योगा को असल लोग सिर्फ इसको एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि जैसे हम कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस्म को मूवमेंट कर रहे हैं, वो है ज़रूर, लेकिन जब हम इसको करते हैं तो मसल्स आपके इतना रिलैक्स होते हैं और जॉइंट्स इतना रिलैक्स होते हैं कि आपका स्ट्रेस अपने आप रिलीज हो जाता है। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हैं और इसमें मेडिटेशन भी है। असल में 8 लिम्स हैं योगा में, जिसमें से एक जो लिम है वो आसनाज हैं। अच्छा। तो जिसको हम एक इतना कमर्शलाइज किया हुआ है उसको कि हम सिर्फ एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लेते हैं। नहीं तो जो 8 लिम्स हैं उसमें एक हिस्सा ब्रीदिंग का भी है जिसको प्राणायाम कहते हैं, और फिर मेडिटेशन भी है। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में मेडिटेशन की,
इस तरह जैसे हम नमाज में तस्बीह पढ़ते हैं और नमाज को पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, ये सब मेडिटेशन है। अच्छा। तो अगर हम नमाज को भी अच्छे तरीके से पढ़ें और पूरी तवज्जो उसमें रखें तो हम स्ट्रेस को, तनाव को रिलीज कर सकते हैं। सेम इसी तरह योगा में भी, जो कि 5000 साल पहले का एक साइंस है और इस्लाम हमारा 1400 साल पहले का है, तो अगर हम इसको आपस में जोड़ें तो बड़ी आसानी से जुड़ जाता है, क्योंकि वो भी मेडिटेशन ही है और ये भी मेडिटेशन है हमारा इस्लाम भी। तो अगर हम 5 वक्त नमाज पढ़ें तो सेम वही आसनास की पोजीशन हमारी नमाज में भी है। नमाज में भी है। और जब हम सजदे में जाते हैं तो उसमें योगा में बाल आसन है, चाइल्ड पॉज, जो कि स्ट्रेस को रिलीज करता है। आप जब माथे को ज़मीन के साथ छूते हैं तो आप नेगेटिव एनर्जी को अर्थ करते हैं और आपका पूरा जिस्म रिलैक्स हो जाता है। तो ब्रीदिंग साथ में है इसमें, जब आप लंबे गहरे सांस लेते हैं तो आप स्ट्रेस को, तनाव को रिलीज करते हैं। सही। तो हर मसल आपका इतना ओपन होता है, एनर्जी चैनल्स खुलना शुरू हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, सेलुलर लेवल तक एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है। तो अगर हमारा जिस्म तनाव में है, सख्ती में है, तो आपका माइंड भी तनाव में, सख्ती में होगा। तो आप कोई भी फैसला करेंगे तो आप बड़ी सख्ती से करेंगे कि एकदम से आप रिएक्ट करेंगे। तो जब आपका जिस्म ढीला ढाला है, रिलैक्स है, फ्लेक्सिबल है, तो आपका माइंड भी फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल। तो आप फिर लचक दिखाएंगे हर फैसला करने में, और बर्दाश्त आप में आ जाएगी, अकलमंदी और समझदारी के साथ होगी। और बर्दाश्त का मादा जो है वो भी हमें कम होता जा रहा है, और वो भी डेफिनेटली जब डिसीजन मेकिंग में वो शामिल हो जाए तो फिर यकीनन डिसीजन जो है वो अच्छे बनते हैं। इस पर हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे थे बहुत सी, जैसे मैंने अभी आप जिक्र कर रही थी, और बहुत सी चीज़ों में इस्लामिक जो चीज़ें हैं, जैसे नमाज को आपने ऐड किया, मेडिटेशन को ऐड किया, कंसंट्रेशन को ऐड किया, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि योगा एक हिंदू चीज़ है, एक हिंदू उसमें चीज़ नज़र आती है। इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे? इसको मैं इस तरह, जैसे अभी मैंने बताया कि ये इतनी वास्ट साइंस है और इतनी कदीम है, 5000 साल पहले की साइंस है। और जब इसको डिस्कवर किया गया तो पता चला कि मुल्तान, हमारा जो मुल्तान से रिलेटेड थे पतंजलि, जो कि उसके फाउंडर थे योगा के, और अपने ही हमारे खित्ते का ये योगा है जिसको हम हिंदुइज्म से जोड़ देते हैं। हिंदू से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, बुद्धा से इसका ताल्लुक है, जो कि मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ताल्लुक है। और सेम अगर देखा जाए तो हमारे इस्लाम में, हमारे प्यारे मज़हब में यही इसी को, जो मेडिटेशन और जो बॉडी पोस्चर्स हैं उसमें नमाज को साथ लगाया गया है। और मेडिटेशन में आपको जो एक बैठ के हम नमाज में अदा करते हैं वो पूरा मेडिटेशन ही है, मेडिटेशन का प्रोसेस। असल में हम मस्जिदों में चले जाते हैं, हम मसल्ले पर बैठ जाते हैं, हमारा माइंड इधर उधर भटकता रहता है। बिल्कुल। हम अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहे। तो अल्लाह ताला ने 5 वक्त इसलिए नमाज को कहा गया कि हम अपने फोकस कर सकें अपने माइंड को, और एक चीज़ पर पॉइंट पर ला सकें। और बार बार हम ट्रेनिंग दी गई है पूरे दिन में 5 मरतबा। हम उस पर होते हैं, लेकिन हमारा माइंड सोचों में इधर उधर भटका होता है, ऑफिस में, घर में, किचन में, बच्चों में, की चीजें आ रही उस वक्त सिर्फ हमारा पॉइंट, हमारा जो माइंड का एक हिस्सा है वो पूरे आपके अल्लाह ताला के सामने होना चाहिए। ये ट्रेनिंग है। और योगा में मेडिटेशन का जो एक 8 लिम्स में एक मेडिटेशन है, मुराकबा जी। अभी मैं 2 महीने पहले इंडिया गई हूँ और विपश्यना मेडिटेशन का कोर्स करके आई हूँ वहाँ से। उसमें ये सिखाया गया है कि हमें किस तरह अपने माइंड को रिलैक्स करना है। अच्छा। हमें सिंपल है, आप सब लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। अच्छा। आप बैठे किसी भी एक, कोई ट्रेनर, जैसे मतलब ट्रेनर चाहिए होगा, योगा मास्टर कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई ट्रेनर नहीं चाहिए, कोई योगा गुरु नहीं चाहिए। आप जस्ट आप बैठे हैं, खड़े हैं। इवन कि जब आप इसकी ट्रेनिंग खुद से प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन की, तो आपका हर एक्ट जो है, आपका बैठना, उठना, चलना, बोलना, वो मेडिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। आपकी लाइफ ही पूरी मेडिटेटिव हो जाती है। वो इस तरह कि आप उस ट्रेनिंग इस तरह आपने करनी है, अपने आप को ट्रेन इस तरह करना है कि आप बैठे हैं, लेटे हैं, या आप किसी भी हालत में हैं, ठीक है। आप सुबह को उठें, इंडेक्स फिंगर एंड थंब को आपस में छुएं। ये मुद्रा है जो कि योग में यूज़ किया गया है, और इसको इंटेलिजेंस को इन्हेंस करने के लिए ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मीन्स इंटेलिजेंस।
इसमें आपने बैठना है अच्छा, और अगर जस्ट ये आपने जुड़ी होगी, ये जुड़ी होगी, बाकी उंगलियां आजाद होंगी, इंडेक्स फिंगर एंड थंब को आप इसमें जोड़ना, चाहे आप लेटे हैं, खड़े हैं या बैठे हैं, ये जुड़ा होना चाहिए। ये जुड़ा होना चाहिए। जब आप मेडिटेशन खुद से आप करना चाह रहे हैं मेडिटेशन, आप बैठ जाएं, इंडेक्स फिंगर एंड थंब को आपस में जोड़ें और फिर आपने अपने नेचुरल ब्रेथ को देखना है, आंखों को बंद करना है, इसलिए कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट ना हो। आपने अपने सांस को देखना है, हर आने और जाने वाली सांस को देखना है, ठीक है, उस पे कंसंट्रेट जस्ट नेचुरल ब्रेथ को एज इट इज आपने देखेंगे उसको। ठीक है। तो जब आप उसको फोकस करना शुरू करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली माइंड सोचों से, बाकी चीजों से टेंशनों निकल से आएगा। आजाद हो जाएगा। ठीक, ठीक। आपका माइंड ट्रेंड होगा कि किस तरह आपने फोकस करना है एक पॉइंट पर। ओके, तो इस तरह हम वहाँ तो पूरी दुनिया में इतनी अवेयरनेस आ रही है मेडिटेशन की कि बच्चों को स्कूलों में करवाया गया और वो बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आना शुरू हो गया। हर महकमे में वहाँ पर तो करवाते हैं, पहले मेडिटेशन करवाते हैं, पुलिस का महकमा है जैसे, यहाँ तो जरूरत है बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सुबह को वो काम करने से पहले उनके 5-10 मिनट की मेडिटेशन उनको कराई जाती है ताकि वो अपने कामों पर फुल अपने तैयार होकर जाएं और तवज्जो देकर जाएं। तो बिल्कुल इसी तरह और ये आपने कंप्यूटर को आप दफ्तर आने से पहले, यूनिवर्सिटी जाने से पहले आप घर में बैठे 5 मिनट से शुरू करें, आप 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आपके पास टाइम हो, आपका 1 घंटा भी गुजर जाएगा तो आपको लगेगा जैसे 5 मिनट आपने लगाए हैं और उस वक्त इतना आप रिलैक्स हो जाएंगे। सो जाए इसमें? नहीं, सोना नहीं है इसमें ये है कि आप जागे हुए मेडिटेशन करेंगे, जागे हुए सोएंगे, अवेयरनेस से, पावर कॉन्शियस होते हुए पावर नैप लेंगे, आप में पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो आपके जाएगी। जिस्म में इतनी हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, इतना आप हील करना शुरू अपने जिस्म को हो जाते हो जब आप सिर्फ सांस को देखते हैं। तो ब्रेथ इज योर लाइफ फोर्स एनर्जी। बिल्कुल, ब्रेथ इज ऊर्जा। जी जी, यही लाइफ का एक हिस्सा है, क्योंकि हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप रिलैक्स हो जाते हो। आप डॉक्टर के पास भी जाएं ना, जो अच्छे डॉक्टर हैं वो दवाइयों से बचा के रखते हैं और कहते हैं कि आप योगा करें, आप लंबे गहरे सांस लें, आप माइंड को रिलैक्स करें, काम डाउन हो। तो सांस जो है, अक्सर लोग जो है बिल्कुल रूटीन लाइफ में हम बिल्कुल शैलो ब्रेथ लेते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा सांस को लेते हैं, इसलिए हमारा एनर्जी का फ्लो जिस्म में नहीं होता, इसलिए टॉक्सिन्स पूल कर जाते हैं लोअर लिम्स में भी। और जिस्म को डिटॉक्स करने के लिए आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप लंबे गहरे सांस लें और अपने जिस्म को रिलैक्स करें। बिल्कुल सही। तो ब्रीदिंग प्रोसेस अगर आप ब्रीदिंग प्रोसेस, आप बैठें और सांस को तवज्जो दें, सांस को देखते रहें और एक लम्हा फिर ऐसा आएगा कि आप सांस से भी हट जाएंगे, आपका जिस्म फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। अच्छा। आप बिल्कुल ऐसे माइंड को रिलैक्स कर लेंगे और जिस्म से भी हट जाएंगे, फोकस पॉइंट जिस्म का भारीपन भी हट जाएगा क्योंकि आप जिस्म से टॉक्सिन्स को रिलीज कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत स्ट्रांग हो गया कि आप हेल्दी हो जाएंगे अगर आप प्रॉपर्ली ब्रीदिंग के थ्रू वो एनर्जी जो है वो इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी। और हर काम हमारा बड़ा, हम चल रहे हैं पैदल, हम वॉक कर रहे होते हैं, हमारा माइंड इधर उधर होता है, इसलिए हम उसकी भी जो फायदियत है, उसका भी जो फायदा है वो पूरा तरह नहीं उठाते क्योंकि हमारा माइंड कहीं 10 जगहों पर फंसा होता है। तो कोई भी आप काम करें, इवन आप चाय भी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आपका पूरी कंसंट्रेशन उस पर होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है जब आपकी जिंदगी में 10,000 चीजें चल रही हो, तो बहुत मुश्किल काम है। मतलब अक्सर ऐसा लगता है ओहो मैं भूल गई मैं पानी पीना भूल गई क्योंकि मेरे ज़हन में 10,000 कंसंट्रेशन नहीं है आपकी। यही मैं कह रही हूँ ना कि आपकी जब कंसंट्रेशन, हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता हमने कितना खा लिया खाना, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन, क्योंकि हम खाना खाते हुए कुछ और सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इसलिए वो फिर हमारे सेल्स जो है हमारे अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ये कैंसर और ये डायबिटीज और ये इस तरह की चीजें चल रही हैं क्योंकि हम हर वक्त स्ट्रेस में होते हैं और जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे हार्मोन्स नेगेटिव एनर्जी को सिक्रेट करते हैं और इस तरह हमारी बीमारियों की तरफ हम चले जाते हैं। अगर हम अपने माइंड को रिलैक्स रखें तो हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी पॉजिटिव वे में सिक्रेशन करेगा। अच्छा, कुछ डिजीजेस के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे भी आपने डायबिटीज की बात की और डायबिटीज जिस कदर तेजी से फैल रहा है उसकी रेशो बहुत बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। सबसे मेन रीजन स्ट्रेस है क्योंकि हमारा जो और इनएक्टिविटी भी है ऑब्वियसली। जी जी, क्योंकि आपके जब इंटरनल ऑर्गन्स का मसाज ही नहीं होगा तो वो एक्टिवेट नहीं होगी ऑर्गन्स, आप स्टिल उनको ऐसे पड़े रहने देते हैं और एक लेयर होती है फैट की उनके ऊपर जो कि प्रोटेक्शन के लिए होती है ऑर्गन्स की, लेकिन उससे ज्यादा और फैट उसमें आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से
उनका जो फंक्शन है, जैसे हम सांस लेते हैं तो लंग्स आपके एक्सपैंड कर रहे हैं, जी, इसी तरह आपके पूरे मसल्स भी सांस ले रहे होते हैं, उनको भी बढ़ने की, कम होने की अपनी जगह पर जरूरत होती है। इसी तरह हमारे जो फैट इतना बढ़ जाता है तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो या तो नेगेटिव वे में उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, या वो इतने सख्त हो जाते हैं कि उनके जो मूवमेंट है उनकी जो कर पाते हैं। सो इन दी एंड मैं एक मैसेज जरूर लेना चाहूंगी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कि उनको क्या चीज हेल्प आउट करेगी। एक तो वो डाइट में जरूर अपना देखेंगे क्या खा रहे हैं, आप एहतियात होनी चाहिए, उनके इस तरह के नहीं होना चाहिए खाना के बहुत जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, उसमें वो वाले फल और वो वाले खाने वो ना लें, जिसमें फाइबर ज्यादा है वो वाले खाने लें। दूसरा एक्टिविटी जरूर करें, जिसमें जैसे हमारे आसन्स में हमारे बॉडी पोस्चर्स जो हैं योगा में, उसमें ट्विस्टिंग आसन जो हैं वो ज्यादा हैं, और ट्विस्टिंग आसन जो है वो स्टिमुलेट करते हैं पेनक्रियास को, और पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो काम करना शुरू कर देते हैं। डाइट का ख्याल रखें, एक्टिविटीज जरूर करें, और मेडिटेशन भी आपको हेल्प आउट करेगी, बहुत हेल्प करती है। और एक हमारी एक और मैं ऐड करूंगी, कपालभाति ब्रीदिंग है, वो हम जब करते हैं तो बीटा सेल्स अपने आप चले। ये क्या है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको जरूर एक दफा फिर से दावत दूंगी और हम इस चीज पर बात करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोगों को इस चीज की जरूरत है, और इस पर बात करने से, चीजें सिखाने से डेफिनेटली लोगों का फायदा होता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम यहीं से बात का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। मेरा शहर लाहौर में बात करेंगे लाहौर के दरख्तों के हवाले से, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर रजा खान। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। आमिर भाई, हमेशा जब मैं आपके साथ होती हूँ एक अनोखा सा टॉपिक होता है और एक अलग सी चीज़ हम बात डिस्कस करते हैं। लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है, क्या अब भी कहा जा सकता है? नहीं, अब तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि लाहौर तो वो शायद वाहिद शहर है इस पाकिस्तान के अंदर जो कि अपने बागों की वजह से मशहूर था। मतलब अंगूरी बाग, बादामी बाग, फिर अब आप बादामी बाग चले जाएं आपको एक बाग नजर नहीं आएगा, वहाँ पे तो लोहा मार्केट है, धुआं है, बसें हैं, गंद है। बागबानपुरा यानी जहाँ पे सिर्फ बागबान रहते थे, शालामार बाग, फिर आपका जो बहुत ही बड़ा बाग था जो कि मिंटो पार्क कहलाता था, वो एक बाग था जिस पे दरख्त थे। फिर आपके कनाल के साथ साथ फिर यहाँ पे ठंडी सड़क जिस पर केलों के इतने दरख्त थे कि वो धूप नहीं आने देते। और इसके बाद आपका ब्रांडर्स रोड जिसको आप बोलते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाग। और अभी भी आप अगर धर्मपुरा से माल रोड साइड पर आ रहे हो तो वो जो एक वाया था ना बीच में जो माल रोड के अंडरपास तक आता था, वहाँ बड़ा साया होता था। अब उन्होंने दरख्त काट दिए और मुझे इतना ऑड लगता है वहां से गुजरते हुए कि यहाँ पे धूप पड़ रही है, यहाँ पर धूप नहीं हुआ यहाँ पर सीमल इतने बागात थे, दिलकुशा बाग आप जिसको चुबुर्जी बोलते हैं, ये एक बाग का दरवाजा था। इसके भी बाग कहाँ गए? ये बागात खा गए हम। हमारा माफिया जो है जो कि क़याम पाकिस्तान के बाद बहुत ही एक्टिव रहा प्रॉपर्टी के हवाले से और आज तक है। और उसने इतने बाग, इतने दरख्त यहाँ से उखाड़ फेंके के जिसका अंदाज़ा नहीं। मुझे अपनी होश में जो अपने बचपन में एक चीज़ याद है, हमारे अंदरून शहर के पास ही निस्बत रोड चौक था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसके साथ लोगों की बहुत सारी यादें वाबस्ता थी। और उसके साथ वो एक पानी के लिए, जानवरों के पानी पीने के लिए एक हौज था। वो दरख्त इस माफिया ने, प्लाजा माफिया ने और लैंड माफिया ने जब गिराया तो मुझे आज भी याद है, मुस्तनसर सैंतारड़ की तहरीर पढ़ कर मैं रोने लग गया था। और उसके मुतल्लिक इंडिया से भी लोगों ने, इवन जसवंत सिंह ने वहाँ से लेटर लिखा था कि इस दरख्त को ना काटा जाए, इसके साथ हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता है। लोगों की इन दरख्तों के साथ यादें। आज आपको माल रोड पर जितने पीपल के दरख्त नजर आते हैं, म्यूस फील्ड के अंदर जो पीपल के दरख्त नजर आते हैं, ये क़याम पाकिस्तान से भी मतलब बहुत पहले ये लगाए गए थे। और इन दरख्तों की एक अपनी हिस्ट्री है। मुझे याद है गुजर गई उनकी कई दहाइयां गुजर गई, और आप एक सेकंड नहीं लगाते उनको काटने में। अब आपने तौसी करनी है ना कैनाल रोड की, आप देखें 1300 से ज्यादा दरख्त जो है वो काटे जा रहे हैं और वो धड़ाधड़। ये अल्लाह ताला शायद हमारे हुक्मरानों को कुछ हिदायत दे। जब मियां नवाज शरीफ का पहला दौर था तो इनके जहन में हाइड पार्क था, इनके जहन में जो बाहर रिजेंट्स पार्क हैं इंग्लैंड के अंदर जो पार्क हैं
वो इनके जहन में आए। क्यों गार्डन बनाना था? इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो दरख्त काट दिए और उसकी जगह पे बड़े बड़े जो ग्रासी फील्ड्स हैं वो बना दिए, जो कि उनकी जरूरत है क्योंकि वहां पे सूरज नहीं आता है। जब निकलता है तो वो सूरज की धूप के मजा लेने के लिए पार्क्स में आते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि धूप ज्यादा है, हमें तो दरख्तों की जरूरत थी। हम लोग पिकनिक मनाया करते थे। हम जो ये बाग है जहांगीर के मकबरे के साथ जो इतना बाग था, वहां पे लोग पिकनिक मनाया जाया करते थे। जामन आम के दरख्त थे, परिंदे थे, चहचहाते थे, रंग बिरंगे परिंदे थे, लेकिन सब हमने खत्म किए। हमने सफेदे के दरख्त लगाए, हमने स्टोनिया लगाया, हमने ऐसे दरख्त लगाए जो कि ना परिंदों को भाते थे, ना हमारी फजा में थे, और ना साया उस तरह से। अभी आप ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर देख ले, सब आर्टिफिशियल ट्रीज लगे हुए हैं, वो पाम ट्रीज जिनकी यहाँ जरूरत भी नहीं है, जो यहाँ के नहीं है, इतने महंगे, जिनका ख्याल रखने के लिए भी आपको बहुत। हमारे यहाँ जो महकमा जंगलात है वो जब दरख्त लगवाया थे तो मैं हंसा करता था कि अपनी तरफ से कीमती दरख्त भी लगवाते हैं, और वो एरोकेरिया का दरख्त था। वो कोई भी आया बाहर से हुक्मरान तो उससे कहते थे एरोकेरिया, ये यहाँ का नहीं है, जरूर महंगा है क्योंकि बाहर से आता है इसलिए महंगा है, तो वो यहाँ के मौसम के साथ मुताबिक नहीं रखता, कुछ अरसे के बाद वो जल के खत्म हो जाता है। या उसको प्रिजर्व करने के लिए आपको एक्स्ट्रा लगाने अब हम फलों के दरख्त अगर खत्म करेंगे उससे आपकी जो एनवायरनमेंट है वो भी खत्म होगी। फलों के साथ साथ कुछ दरख्त ऐसे हैं जो कि परिंदों को बहुत भाते हैं और हमारी फजा को बहुत साफ करते हैं। अरे जेर जमीन पानी की के लिए भी एक वो रसदगाह की हैसियत रखते हैं, जैसे पीपल का दरख्त है, बोर का दरख्त है। हम सुना करते थे कि वो पंजाबी में कहते हैं, अगर आप इजाजत दे तो पंजाबी में जरूर वो कहते हैं धरती दी शान वधा, पिपल निम ते बोर लगा। ये वो 3 दरख्त हैं जो कि आपके दरख्तों की जरहेजी, आपकी जमीन की जरहेजी के लिए बहुत जरूरी हैं। और नीम का दरख्त आपको भी पता है उसके फवायद अनगिनत हैं, और साया उसका इतना ज्यादा वो जब सर्दियों में अपने पत्ते खत्म करता है, उसके पत्ते जो हैं आपके ऑटम में नीचे गिरते हैं, तो वो जमीन के लिए ऐसी बेहतरीन खाद है जो कि आपको पेस्टिसाइड है, जो कि कीड़े मकोड़े हैं इनको खत्म करती है, फजा को साफ करता है। वाह दरख्त है जो कि रात को ऑक्सीजन खारिज करता है, जो कि बाकी दरख्त नहीं करते हैं। तो इस तरह के दरख्त लगाने के बजाय हमने आर्टिफिशियल बाहर से मंगाए हुए, जो कि किसी को हमने बोटल पाम कह दिया, किसी को हमने बोटल ब्रश कह दिया, किसी को हमने स्टोनिया कह दिया, वो लगाया कि जी ये जगह कम घेरते हैं। उसके ऊपर सबसे बड़ा जो हमने नुकसान किया अपने लाहौर के साथ, वो यहाँ पर सफेदे के दरख्त लगाए। सफेदा जो है ये पानी पीता है और इतना पानी पीता है। ऑलरेडी हमारा पानी का लेवल का क्या सिचुएशन है, ज़ेर ज़मीन पानी कहाँ जा रहा है, और ऊपर से फिर इस तरह के दरख्त, ऊपर से आप ऐसे टॉपिक ढूंढ के लाती हैं और कहती हैं जी बागों का शहर कहा जाएगा, कैसे कहा जाएगा, नहीं कहा जा सकता। अब आके कुछ जहन में आया है पीएचए के, तो फलों के दरख्त लग रहे हैं। अब जा तो रहे हैं, लेट्स सी कि कुछ अकल आती है और इस तरफ जो है वो बेहतर होते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे आमिर भाई। इसी के साथ नाज़रीन टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, आपसे इजाजत लेंगे, मरने वाले दिन फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।